नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका थर्ड सेमेस्टर का जो मैथ का है सिलेबस वो कंप्लीट कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यह आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने की लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के, अति लघु पूछे जाते हैं 1 नंबर के, और जो शॉर्ट 2 नंबर के पूछे जाते हैं उसमें 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल करा चुका हूं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए जा चुके हैं, मॉडल पेपर भी कराए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक अवश्य चेक करें, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम 31 से लेकर 56 तक उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या फिर इस साल पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी जो प्रश्न नंबर 31 शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न, जो है प्रश्न नंबर 31, ठीक है दोस्तों। एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई दी हुई है, एक बेलनाकार पाइप है, उसकी ऊंचाई दी हुई है, साथ ही साथ उसके आधार का व्यास दिया हुआ है। दोस्तों, व्यास का मतलब डायामीटर 28 दिया हुआ है। तो व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, यानी आर ज्ञात कर लेंगे उस बेलनाकार पाइप की। जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो जो हमारी त्रिज्या आ जाएगी वह 14 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि जो ऊंचाई है वो मीटर में है और जो 28 है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो साथ ही साथ इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर से हम 100 से भाग कर देंगे, यानी हमारी त्रिज्या आ गई 14/100 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसके वर्ग पृष्ठ पर 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने पर व्यय ज्ञात कीजिए। यानी क्या खर्चा आएगा उसके वर्ग पृष्ठ को अगर हम लोग पेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम वर्ग पृष्ठ निकाल लेते हैं, फिर हम उसको 8 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यानी जो यह बेलन है इस पे जो यह वर्गाकार पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है 2πRh। उसी पे हमको पेंट करना है। तो 2πRh में पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, और जो आर है आपने 14/100 निकाला था तो वहाँ रख देंगे, और एच जो आपको 5 दिया हुआ है वो भी रख देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, और यहाँ 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 10 बार में यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ भी 2 से 5 बार में। इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 4.4 मीटर स्क्वायर। यह आ गया दोस्तों बेलन का वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल आया है उसको जो दर दिया हुआ है, यानी जो रुपए दिया हुआ है उतने रुपए से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो 4.4 को हम 8 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा 35.2 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है चेक कितने प्रकार के होते हैं, या फिर रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर बताइए, या वाहक चेक किसे कहते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न इससे अवश्य पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछता है चेक कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखेंगे चेक 3 प्रकार के होते हैं। वाहक चेक, जिसे हम धारक चेक या बियरर चेक भी कहते हैं, आदेशित चेक यानी ऑर्डर चेक, और रेखांकित चेक यानी क्रॉस चेक, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है वाहक चेक किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे यह चेक जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है, वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। यानी किसी प्रकार का चेक होता है, जो चेक धारक होता है वो यहाँ अपना सिग्नेचर कर देता है, और वह स्वयं जाकर या फिर किसी को भी अगर यह चेक दे देता है तो वह उस पर लिखी धनराशि को निकाल सकता है, या फिर उस पर स्वयं भी धनराशि लिख कर निकाल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला, आदेशित चेक, ठीक है दोस्तों। आदेशित चेक अगर आपसे पूछता है तो इस प्रकार का चेक जो होता है वो भुगतान बैंक उसी व्यक्ति को करेगा जिसका नाम चेक पर काटा गया हो। यानी अगर चेक है उस पर जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को वह राशि दी जाएगी, ठीक है। अगला है रेखांकित चेक। दोस्तों, ये रेखांकित चेक भी जो होता है वह वाहक चेक जैसा ही होता है, परंतु यहाँ ऊपर 2 कट रेखांकित किए गए होते हैं और इसके अंदर लिखा होता है यह नॉट निगोशिएबल, या फिर अकाउंट पेई ओनली, यानी सिर्फ जो पेई है उसी के अकाउंट में जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब
जब चेक के बाएं कोने की ओर तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उसके मध्य को नॉट नेगोशिएबल अथवा अकाउंट पेई ओनली लिख दिया जाता है तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। अकाउंट पेई ओनली या नॉट नेगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, किंतु एंड को वाला चेक क्रॉस चेक दूसरे के खाते में भी जमा कराया करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तीनों में अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, यह जो दिया हुआ है इनको सरल करना है। तो दोस्तों यह बॉड मास पर आधारित है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो क्या करना है, जैसे पहले हम बॉड मास में ब्रैकेट को हल करते हैं तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे जिसमें 4 × 5 यानी 20 लिखा है, 20 की घात -2 लिखा है। तो जब भी माइनस में होता है उसको प्लस में लाने के लिए हम बटे में ला देते हैं, तो 1/20 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट हल करते हैं, उसमें लिखा हुआ है 1/10 की होल घात 2, यानी यह हो जाएगा 1 की घात 2 बटे में 10 की घात 2। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/100, यानी 2 ब्रैकेट आपके हल हो गए। पहला ब्रैकेट हल किया तो आपने आ गया 1/400, दूसरा ब्रैकेट हल किया तो आपका आ गया 1/100, और इसी ब्रैकेट को आप पूरा खोल देंगे और उसके बाद 3/4 बाहर लिखा हुआ है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे जो 400 आएगा और इसको हल कर देंगे। तो 400 का एलसीएम 400 आया, यानी ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे भी 1 से गुणा हुआ है। फिर 100 था और एलसीएम 400 आया है, यानी 4 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे 4 था, 400 एलसीएम आया यानी 100 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंश हमारा क्या आ गया दोस्तों, 1 + 4 + 300 यानी 305/400। ठीक है दोस्तों, 305/400 हमारा आ गया, जिसको अगर काटते हैं हम तो वह आ जाएगा कटकर 61/80। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो है 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था गुणनखंड में जो बिना x वाला होता है उसका x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ गुणा करते हैं, यानी 8 × 3 = 24, फिर फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 × 12 = 24, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 1 × 3। अब इन फैक्टरों की मदद से जो 8 के सामने साइन लगा है उसके साथ हमको जोड़ के या घटा के 10 लाना होता है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 और 3, तो इससे नहीं आ रहा है, 8 में से 3 घटाते हैं तो 10 नहीं आता है। तो 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से अगर 2 घटाते हैं, यानी जो आपका 24 का फैक्टर है 12 × 2, तो इससे हमारा 10 आ जाएगा। तो इसकी जगह हो जाएगा दोस्तों 3x², और हम 10 की जगह क्या लिख देंगे, 12 - 2, बाहर x लिख देंगे -8। ठीक है, इसके बाद हम इसको हल कर लेंगे तो 3x² + 12x - 2x -8। इसके बाद जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन है यहाँ से और यहाँ से, और x भी कॉमन है तो x आ जाएगा ब्रैकेट में, और साथ ही में यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन है और माइनस भी कॉमन है तो -2 कॉमन ले लेंगे तो x + 4 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब दोनों ब्रैकेट में x + 4 है तो x + 4 कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो पुनः गुणनखंड का ही है। दोस्तों इसमें कुछ बदल दिया गया है, यहाँ x की घात 4 हो गया है, यहाँ x की घात 2 हो गया है, परंतु हमने अब तक जो x की हाईएस्ट घात थी वह 2 थी, उसको हल किया था। तो इसको भी उसी रूप में बदल लेते हैं, तो हम x² = y मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ वर्ग कर देते हैं तो इसी प्रकार x की घात 4 = y² हो जाएगा, यानी यह प्रश्न अब हमारा बदल कर 15y² + 3y - 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल कर सकते हैं अपने पिछले क्वेश्चन के तरीके से, परंतु यहाँ देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। फिर 3 × 5 = 15, y² + y - 3 × 6 = 18। अब यह आ गया, इसको आपको हल करना है। तो हमने अभी बताया कि जो लास्ट टर्म होता है उसका फर्स्ट टर्म के साथ गुणा करते हैं, तो क्या है दोस्तों 30। अब 30 के फैक्टर कीजिए, उन फैक्टरों की मदद से माइनस करने पे क्या लाना है, y का कोफिशिएंट यानी 1 लाना है। तो 30 के जो फैक्टर होंगे 6 और 5, तो 6 और 5 यानी 6 में से अगर 5 घटाते हैं तो हमारा y का कोफिशिएंट 1 आ जाता है। तो यहाँ हम यही लिख देंगे, तो हो जाएगा 5y² +
6 माइनस 5 वाई माइनस 6। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 3 यहाँ पे 5y² प्लस 6y माइनस 5y माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे शुरू के 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद देखेंगे आखिरी के 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 3 बाहर लिखा है, उसको वैसे ही लिखेंगे। फिर यहाँ से y कॉमन आए तो ब्रैकेट में हो जाएगा 5y प्लस 6। इसी प्रकार यहाँ -1 कॉमन है तो यहाँ भी हो जाएगा 5y प्लस 6। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे होंगे आप एक ब्रैकेट में आ गया 5y प्लस 6, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और 3 बाहर था तो 3 बाहर वैसे ही रहेगा। एक ब्रैकेट में आ गया दोस्तों 5y प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आया y माइनस 1। ठीक है दोस्तों, यही हमारा गुणनखंड हो गया। परंतु प्रश्न में x के टर्म में दिया था और हमने जो गुणनखंड निकाला वो y के टर्म में है, तो हमको पुनः x के टर्म में ले जाना होगा। यानी हमने x² की वैल्यू y मानी थी तो y की जगह हम x² रख देंगे। तो 3 5x² प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों x² माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ एक और फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो 3 5x² प्लस 6x और दूसरे ब्रैकेट का फार्मूला लगा देंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा और दोस्तों यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यानी जो प्रतीकात्मक सूत्र जो होता है a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे में 100 की घात n। ठीक है, यह लिखना है। इसके अलावा जो प्रयुक्त प्रतीक है यानी यह a है क्या, तो इसका आपको अर्थ भी बताना है। तो a जो है वो मिश्र धन यानी अमाउंट है, p यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन है, r जो है वो रेट यानी दर है और n यानी समय और टाइम है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 37। 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, 400 जो दोस्तों हमारा शुरुआत का मूल्य है वह हमारा मूलधन हो जाएगा यानी p हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिशत में है रेट हो जाएगा और जो समय दिया हुआ है दोस्तों वह 2 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम मिश्र धन ज्ञात करते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो दोस्तों हम फॉर्मूला लिखेंगे मिश्र धन का, जहाँ से हम सभी वैल्यू पुट करके अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो p की जगह 400 रख दिया, r की जगह 5 दिया है तो 5 रख दिया और बटे में 100 था तो 100 और घात 2 लगा दिया। फिर ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में और अब ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1 बटे में 20। तो एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम लेने पे आएगा 20 जो है होगा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 20 से कम है 20 हो जाएगा, प्लस 1 यानी 21 बटे 20 हो जाएगा ब्रैकेट में, जिसकी घात 2 लगा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों 400 गुणे 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, फिर 2 दूनी के 4 और 2 से 2 कट जाएगा यानी 21 गुणे 21 बचा, जिसको गुणा करेंगे तो 441 आ जाएगा। यानी मिश्र धन हमारा आ गया 441। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी 441 में से जो हमारा मूलधन 400 दिया हुआ है उसको घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात हो जाएगा और यही जो 41 होगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। यानी जो शुरुआत का मूल्य जो उसने जमा किया वो 5,000 है, यानी यह आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले। ठीक है, यदि दर लगती है 8% वार्षिक ब्याज की दर से लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, बस आपको एक ज्ञात करना है जो है मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर जो कुछ भी दिया हुआ है प्रिंसिपल रेट और समय उसको रख देंगे। इसके बाद आप इसको हल कर लेंगे। तो पहले हल करने के लिए हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो 100 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 100 एकम में 100 प्लस 8 यानी 108 बटे में 100 और 2 बार लिखा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। फिर इनको जब हम हल करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा दोस्तों 5,832। ठीक है, ये आ गया हमारा
मिश्र धन, यानी हर्षिता को मिश्र धन जो मिला वह मिला 5,832। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है 39। यह है साधारण ब्याज की दर से 2,500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह साधारण ब्याज से कह रहा है, यानी आप यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र जो होता है PRT यानी मूलधन गुणे रेट गुणे समय लगा देंगे। इसमें जो शुरुआती मूल है वो प्रिंसिपल हो जाएगा, 2 वर्ष जो दिया वो टाइम हो जाएगा, 2 वर्ष 6 माह दिया हुआ है दोस्तों, यानी जो आपका टाइम दिया हुआ है वह 2 वर्ष 6 माह यानी आधा साल और यानी 2.5 वर्ष दिया है, जिसको अगर आप बदलते हैं तो यह हो जाएगा 5/2, यानी आप T की जगह 5/2 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर आप यहाँ पे 2.5 भी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बाकी आपका 6% जो है वो दर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हल कर लेंगे। तो जब हम 2500 को, यहाँ 2 शून्य है तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। इसके बाद हम 25 को 25 के साथ और साथ ही साथ 6 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यह आ गया हमारा SI आ गया, यानी मूलधन जो था आपका उस पर आपको इतना प्रॉफिट मिला यानी इतना ब्याज मिला। तो जो ब्याज मिला उसको अगर हम मूलधन में जोड़ देते हैं तो वह हमारा मिश्रधन हो जाएगा साधारण ब्याज में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर आ गया 2,875। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है आपसे कि कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 3.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। तो जो फार्मूला होता है वो 2L+B इंटू हाइट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी फार्मूले पे सब कुछ रख देंगे। तो जो हमारी लंबाई दी हुई है 4 मीटर, तो हम लंबाई की जगह 4 रख देंगे। चौड़ाई दिया हुआ है 3.5 तो 3.5 रख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है 3 तो 3 रख देंगे। फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट वाले हिस्सों को हल करेंगे तो 4 और 3.5 7.5 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा और 15 तियाँ 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 41। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन हैं, यानी यह एक घन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी इसकी सारी भुजाएं 10 हैं। फिर एक और घन है जिसकी सारी भुजाएं 10 हैं। ठीक है दोस्तों, सटा कर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पे कह रहा है, यानी इन दोनों को अगर सटा के रखा जाए तो यह जो प्राप्त होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारा इस प्रकार से यह बन जाएगा, जिसमें हाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही ब्रेथ में चेंज आएगा, लेकिन जो लेंथ होगी वह 10 + 10 हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही बस ध्यान देना है। और इसके अलावा संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस यहाँ L पे जो है वो आपको 20 रखना है, बाकी पहले की तरह सब जगह 10 10 10 यानी 10 10 10 रख देंगे। तो L की जगह हमने 20 रखा, ब्रेथ की जगह 10 ही रखा, उसके अलावा ब्रेथ 10, फिर H 10, फिर H 10 और हमारी लेंथ 20। फिर इसको हम हल कर देंगे तो जो हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा वह आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 42। दिए वृत्त पर दिए एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोस्तों एक वृत्त आपको दिया गया है जिसमें अगर आपको यहाँ एक बिंदु दी हुई है तो आपको स्पर्श रेखा खींचना है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट स्पर्श रेखा खींच सकते हैं या फिर आप यहाँ से रेडियस खींचिए, फिर एक चाप लीजिए यहाँ पॉइंट P पे और इस प्रकार चाप लगाइए और जहाँ वो रेडियस पे कट करे वहाँ पॉइंट A लीजिए। ठीक है, फिर वहाँ पॉइंट रख के फिर से चाप लगाइए उस चाप पे, जहाँ कट करे वो B हो जाएगा। फिर वहाँ पे पॉइंट लेके पॉइंट B से एक और चाप लगाइए बिना बदले, वो जहाँ चाप कट करेगा वो C हो जाएगा। और फिर B और C से चाप लगाएंगे तो जहाँ कट करेगा उसको पॉइंट D मान लीजिए और इसी को सीधा खींच देंगे तो आपका चाप बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 43। 2.5 सेंटीमीटर
दोस्तों कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसमें केंद्र ओ है। ठीक है दोस्तों, यह पटरी से नाप कर आपने 2.5 सेंटीमीटर पर एक वृत्त खींच लिया जिसका केंद्र ओ है। इस वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कह रहा है कि दो त्रिज्याएं हैं, एक ओ है ए है, यह एक ओ ए हो गई, इसके अलावा एक ओ बी हो गई। और यह त्रिज्या जो है दोस्तों आपको इस प्रकार बनानी है कि जो एंगल बने वो यहाँ पे 120 डिग्री का बने। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप फिगर पे देख रहे हैं, यह जो त्रिज्या बनी है वह इस प्रकार बनी है कि जो एंगल बने वह बीच में 120 डिग्री का बने। फिर जो आपने त्रिज्या बनाई है वह जहाँ सरकमफ्रेंस पे कट कर रही है वहाँ पे आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट ए लीजिएगा, जैसा मैंने अभी बताया उसी प्रकार पॉइंट ए लेते हुए आप एक चाप खींचिएगा। फिर जहाँ रेडियस पे वो कट कर रहा है वहाँ से फिर से उसी द्वारा चाप खींचिएगा। फिर जहाँ कट करे वहाँ से एक और चाप खींचिएगा। फिर जो चाप पे कट किए गए हैं दो आर्क, उनसे एक और आप चाप खींचेंगे तो जहाँ कट करेगा वही आपका पॉइंट ए का स्पर्श रेखा हो जाएगा। इसी प्रकार आप पॉइंट बी पे भी करेंगे और दोनों स्पर्श रेखा सीधे खींचते जाएंगे और जहाँ वह कट करेगा वह आपका पॉइंट पी ले लेंगे। यही प्रश्न में आपको कह रहा था और जैसा जैसा आपने किया वही आपको रचना में लिख देना है। सबसे पहले आपने त्रिज्या खींची 2.5 की तो वह लिख देंगे। फिर आपने जो त्रिज्या बनाई दो जगह वह 120 डिग्री के कोण को मद्देनज़र रखते हुए बनाया तो वह भी आप लिख देंगे। फिर उसके बाद आप स्पर्श रेखा आपने कैसे बनाई वह भी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 44। किसी वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई जो है 24 दी हुई है, 24 सेंटीमीटर। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 12 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है। यानी दोस्तों कह रहा है कि इस प्रकार का एक सर्कल है जिसमें जो वृत्त का केंद्र है, यहाँ केंद्र है, यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर एक जीवा खींची हुई है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 24 और यहाँ है 5। ठीक है, इसके बाद अगर इसी को हम बढ़ा देते हैं 12 कर देते हैं तो जो पुनः जीवा बनती है उसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आप इसको समानुपात में रख दीजिए। जिस प्रकार से आप इस 5 को बढ़ाते जाएंगे उस प्रकार से यह जो आपकी जीवा होती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। यानी x के बढ़ने पे y कम होता जाता है। तो यह मैंने आपको बताया था कि यह प्रतिलोम अनुपात होता है। यानी आपका इसमें जो तीर बनेगा एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ बनेगा। यानी आपका जो यह लिखने का तरीका होगा 5:12 समानुपात नीचे से ऊपर इसमें यानी x/24 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, बाह्य जो पद होते हैं वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो वैसा ही हम कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा 12x आ जाएगा वह आ जाएगा, यह जो बाह्य पद हैं वो मध्य पदों के बराबर होंगे। तो जो 12x आ जाएगा दोस्तों वो 15 नहीं, यहाँ दोस्तों 5 है तो 5 × 24 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसको हल करके x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे जो 10 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जो मैंने अलग सा तरीका बताया है वो आपके DLED 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर में बताया है, तो आप उसे भी जाकर एक बार अवश्य चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने एक डिफरेंट मेथड बताया है इसको हल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 45। दोस्तों इसमें आप फिगर देख के समझ सकते हैं या फिर प्रश्न पढ़ लीजिए कि चित्र में ओ जो होता है वो सेंटर होता है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, केंद्र है OBC आपको 15 डिग्री दिया हुआ है। साथ ही में आपको BAC ज्ञात करना है दोस्तों, BAC तथा यानी इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यह त्रिज्या है और एक ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होती हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो यह भी 15 हो जाएगा। और इसके अलावा त्रिज्या में जो टोटल सम होता है ट्रायंगल का वो 180 होता है। तो दो एंगलों का सम 15 यानी 30 है। तो जो तीसरा एंगल है उसमें उसका वह एंगल क्या होगा कि टोटल जो सम हो जाए वो 180 हो जाए। तो 180 में से हम 30 को घटा देंगे तो एंगल ओ जो हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा हमारा 150। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने बताया होगा कि वृत्त खंड में जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा बनता है सरकमफ्रेंस पे। तो यानी 150 यहाँ बना तो इसका आधा बन जाएगा एंगल A 75। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा
सर्कल में यह एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, यानी चतुर्भुज बन रहा है, यानी सर्कल के अंदर है तो यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। यानी यह एंगल ए अगर 75 है तो जो आपका एंगल ई आएगा वह इतना आएगा कि 75 में उसको जोड़े तो 180 हो जाए, यानी हम 180 में से 75 को घटा लेते हैं तो जो एंगल ई आ जाएगा दोस्तों वह 105 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो है 46। दोस्तों इसमें आपको भाग देना है, ठीक है दोस्तों, या इसको इससे भाग देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ लीजिए, पहले आप जिससे भाग देना है उसको लिखिए, जिसको भाग देना है उसको लिखिए, फिर दोनों का जो प्रथम है जो सबसे आगे अंक दिया हुआ है उसको देखना होता है। तो यहाँ 3x दिया हुआ है तो 3x में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि 15x³ आ जाए। तो पहले हम नंबर देखते हैं, तो 3 में किस से गुणा करेंगे तो 15 आएगा दोस्तों, तो 5 से। फिर हमारे पास x है, हमें x³ लाना है, यानी x² से गुणा करेंगे तभी तो आधार सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगी, यानी x³ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो पहला टर्म आ गया हमारा 5x²। तो अब हमारा हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 15x³ हो जाएगा। लेकिन जो हम पहले लिखे होते हैं 5x² उसको दूसरा वाला जो टर्म दिया है उससे भी गुणा करना होता है, यानी 5x² से जब हम -6 को गुणा करेंगे तो -30 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप भाग में उसके बाद घटाते हैं तो यह दोनों आपस में कट जाएगा और इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी यह प्लस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आएगा वो आएगा हमारा 10x², ठीक है दोस्तों। अब हम पुनः इसका जो पहला टर्म है वह देखेंगे और इसका पहला जो टर्म है वह देखेंगे, ठीक है। तो x है, यहाँ पे x² लाना है तो हमने x से गुणा कर दिया, परंतु यहाँ पे 3 है और हमें गुणा करके क्या लाना है, 10 लाना है, ठीक है दोस्तों। तो हम मान लेते हैं y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू आ जाएगी 10/3, यानी अगर हम 10/3 से 3 में गुणा करते हैं तो 10 आ जाएगा, तो यही हमने यहाँ पे किया है। फिर इसको -6 से भी पुनः गुणा करेंगे जो -20 आ जाएगा, और जैसा कि भाग में हम घटाते हैं तो घटा देंगे तो यह दोनों कट जाएगा और इसका साइन बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाएगा आपका प्लस का 33 -12, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम पुनः करेंगे, इसका जो पहला टर्म है वह देखेंगे और इसका पहला टर्म वह देखेंगे। तो 3 में हम 11 से गुणा करते हैं तो 33 आ जाएगा, और x हमारे पास पहले से है तो x नहीं लिखेंगे। और इसी प्रकार हम इसी 11 को -6 के साथ भी गुणा करेंगे तो -66 आ जाएगा, और फिर हम माइनस कर देंगे तो 33 जो प्लस का है तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, ठीक है दोस्तों। यही जो 54 आया यह हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया, और यह जो ऊपर आया था यह हमारा भागफल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका दिया हुआ है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का केजी में भार के आंकड़े निम्नवत हैं, कक्षा के विद्यार्थियों के भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इस प्रकार आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होता है, इस प्रकार आपको जो आंकड़े दिए होते हैं तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो सिग्मा fx बटे में सिग्मा f लगता है। यह आपका f दिया हुआ है, यह आपका x दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हमें फॉर्मूले में fx चाहिए, यानी इन दोनों का गुणनफल चाहिए, तो हम इनको लाइन वाइज गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार जैसे आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में गुणा किया हुआ है 40 × 8 यानी 320, ठीक है। इसी प्रकार हम सबको गुणा करते जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे फॉर्मूले में सिग्मा लगा है तो जो गुणा करने पे आएंगे सबको हम आखिरी में जोड़ लेंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब सम ऑफ समेशन होता है, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे। फिर बटे में सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f था, तो जो f दिया है उसको भी हम जोड़ लेंगे। फिर जो यह 1700 आया उसको हम भाग कर देंगे 40 से, ठीक है दोस्तों। फिर जो भाग करने पे आएगा वही हमारा समांतर माध्य होगा, जो होगा 42.5, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो इसी प्रकार का है परंतु थोड़ा सा भिन्न है। यदि निम्नवत आंकड़ों में समांतर माध्य यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है और k का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं आपको पता है कि फॉर्मूला जो लगेगा वो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी यह x पद जो दिए हैं f के साथ गुणा कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं किया हुआ है। जो पहला टर्म है 5 और 6 इनका गुणा कर दिया 30, इसी प्रकार इनका गुणा करेंगे, इनका और इनका गुणा करेंगे तो 35k आ जाएगा,
ठीक है दोस्तों, और इनका भी गुणा कर लेंगे। फिर जो गुणा करने पे आया उन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। ठीक है दोस्तों, यह 30-60 में जुड़ जाएगा, 60-75 में जुड़ जाएगा, परंतु यह के में है, तो जब तक के की वैल्यू ज्ञात नहीं हो जाती है तब तक हम इसको नहीं जोड़ सकते, तो इसको हम बाहर ऐसे ही 30 के लिख देंगे। फिर प्लस 275 जो इन सबको जोड़ने पे आया। इसी प्रकार हम एफ़ को भी जोड़ लेंगे दोस्तों, एन का मतलब सिग्मा एफ़ ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम एफ़ को भी जोड़ लेंगे, तो 6×4 10, 10×3 13, 13×2 15, और के अभी हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसकी वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो सिग्मा एफ़ आ गया दोस्तों 15 + के। अब हम फॉर्मूले पे रख देंगे, जो होता है मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ़। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से के की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। यह इधर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये यहीं पे रहेगा। इसके बाद हम 21.5 से इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा, और यहाँ ऐसे ही रहेगा। फिर जो के टर्म है उनको बाईं तरफ कर देंगे, जो बिना के टर्म है उनको दाईं तरफ कर देंगे, और फिर जो के की वैल्यू आएगी वह आएगी के बराबर 5, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई, दोस्तों कोई लकड़ी दी हुई है, घनाभ के आकार में उसके टुकड़े की लंबाई निम्नवत है 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे के गुटके बनाने हैं, यानी उसको काट काट के छोटे छोटे गुटके बनाने हैं दोस्तों। तो जो बड़ा आकार है उसका आयतन को हम छोटे आकार के आयतन से भाग कर देते हैं। तो पहले हम बड़े आकार का आयतन ज्ञात कर लेंगे, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो आ जाएगा 75 × 15 × 5 को हम गुटके के आयतन से भाग कर देंगे। तो दोस्तों गुटका का जो आंकड़े दिए हुए हैं उसका गुणनफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर दोनों का आयतन को हम एक दूसरे से भाग कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा बने गुटकों की संख्या 125 सेंटीमीटर, यानी संख्या है दोस्तों तो 125 आ जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, जो है प्रश्न संख्या 50, जिसमें कह रहा है 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो पहले हम मिश्र धन को ज्ञात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे में 100 की घात समय। ठीक है दोस्तों, तो आपको मूलधन 1000 दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10 और समय दिया है 2। तो अब जो ये ब्रैकेट में है इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 एकम में 100 + 10 यानी 110 बटे में 100 गुणे 110 बटे में 100 आ गया, जिसका 1000 के साथ गुणा होगा, और हम इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों मिश्र धन बराबर 1210। तो अब हमारा, जैसा कि मैंने फार्मूला बताया, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 210। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दी हुई है, उसका आयतन दिया हुआ है, तो आपको मापे ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं अनुपात में मापे दी हुई हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट मापे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब भी अनुपात में मापे दी हुई होती हैं तो उसके साथ हम एक्स लिख लेते हैं और अलग अलग लिख लेते हैं, यानी जो आपकी लेंथ आ गई वह 4x आ गई, ब्रेथ आ गई वो 5x आ गई, और जो हाइट आ गई वो 6x आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हम आयतन के फॉर्मूले पर लग देंगे, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 4x गुणे 5x गुणे 6x। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 4×5 = 20 और 20×6 = 12, यानी 120 आ जाएगा। ठीक है, और x 3 बार गुणा हो रहा है तो x³ हो जाएगा, और दूसरी तरफ 960 है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, तो जो हल करने के बाद x³ की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 8, जहाँ से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे 2। अब हमने जो x माना था, यानी जो लंबाई 4x थी, अब हम x की जगह जो 2 आया उसी को रख देंगे, तो यह हो जाएगा दोस्तों 8, यानी आपकी लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ज्ञात हो जाएगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो है गुणनखंड का ही दोस्तों। इसमें आप देखते हैं क्या इसमें किस प्रकार गुणनखंड हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी के सामने माइनस लिखा हुआ है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। फिर आप देख रहे होंगे कि यह जो ब्रैकेट में बचा है यह एक फार्मूला है a² + b² + 2ab का, यानी a + b²।
ठीक है। यह भी अब एक फार्मूला बन रहा है a² - b², तो a + b और a - b लिख देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर की लंबी जीवा खींची हुई है, यानी यह जो जीवा है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी केंद्र से दूरी 12 है, यानी केंद्र से यह दूरी जो है वह 12 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी यह त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों दो चीज़ें दी हुई हैं 12 और 5, तो यहाँ से आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी यह कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो कर्ण बराबर होता है लंबवत प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो दोस्तों हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144। तो जो हमारे रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों √169 यानी 13। ठीक है दोस्तों, यही 13 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है 1 से 20 तक की सम संख्याओं के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होगा आपको कि जो संख्याएं दी हुई होती हैं उन सभी को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या है उतने से भाग कर दीजिए। तो दोस्तों सम संख्याएं कह रहा है, इसका मतलब वह संख्या है जो 2 से विभाजित होती हैं या 2 के पहाड़े में आती हैं। तो 2 का पहाड़ा हम लिख देंगे 20 तक, ठीक है। और कितनी संख्याएं हैं गिन लेंगे, तो 10 संख्याएं हैं। फिर हम इन सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पे 110 आया, बटे में 10 है तो हम भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 11 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित घातांकीय रूप को लॉग में बदलना है। तो दोस्तों यह जो दिया हुआ है इसको लॉग में बदलना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यह जो आधार होता है जिसकी घात लगी हुई है उसको लॉग में भी हम आधार ही लेते हैं, यानी 13 हमारा आधार रहेगा। इसके अलावा जो 2 संख्याएं बच गई वो आपस में इंटरचेंज यानी बदल जाती हैं, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगली संख्या में भी यही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए इसको आप पहले ही ब्रेक करके 1/10⁻³ लिखा है, इसको 10⁻³ भी लिख सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं LHS RHS बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो 10 की घात लगा है यानी 10 हमारा आधार है, तो लॉग 10 हो जाएगा आधार यहाँ भी, और यह दोनों आपस में बदल जाएंगे, यानी 10 की घात -3 इधर आ जाएगा और -3 उधर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न, ठीक है दोस्तों, जो आपके 2019 वर्ष में पूछा गया था। एक समबाहु त्रिभुज के समान कोण जो हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 साइडें बराबर हैं। इसमें 2 साइडें बराबर का मतलब होता है अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो कह रहा है जो समान कोण है, यानी यह जो बराबर कोण है तीसरे कोण के 4 गुना है, यानी यह जो बाकी बच गया कोण अगर वो x है तो यह दोनों 4x हो जाएंगे, यानी जैसे अल्फ़ा माना है तो ये 4 अल्फ़ा और ये भी 4 अल्फ़ा हो जाएगा। तो कोणों का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ट्रायंगल में सभी कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम अल्फ़ा प्लस 4 अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, यानी 9 अल्फ़ा बराबर 180, यानी अल्फ़ा बराबर दोस्तों 20, यानी यह 20 आ गया। इसी प्रकार इसका 4 गुना यह हो जाएगा यानी 80, और यह भी 4 गुना यानी 80, यानी जो आपके कोणों की वैल्यू आ गई दोस्तों वह आ गई 20, 80 और 80। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और बाकी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोज़ भी अवश्य देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।